नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आपने कोई भूमि की रजिस्ट्री कराई है तो उसके अंदर नामांतरण कैसे होगा, और साथ ही अगर आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है तो क्या मोटेशन आपका हो पाएगा। विस्तार से इस वीडियो को जानने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ अहम पहलू के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के मामले में नामांतरण धारा 1 यानी कि मोटेशन के मामले में उपधारा 1, धारा 33 और धारा 34 राजस्व संहिता 2006 यानी कि धारा 34 के अधीन किसी भी रिपोर्ट तथा उसकी जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक प्रतीत होता हो। ये कब शुरू होता है? मान लीजिए कि आपने किसी भूमि की रजिस्ट्री की है और रजिस्ट्री करने के बाद आपको उस भूमि के अंदर अपना नाम यानी कि मोटेशन, आपको अपना नाम उसके अंदर दर्ज करवाना है। तो आपने देखा होगा कि जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके बाद आपको मोटेशन कराना पड़ता है। पहले भूमि जिसके नाम से चली आ रही थी उस भूमि को अपने नाम पर लेना, और उसके लिए फाइल कहाँ पर जाती है? तहसीलदार के कार्यालय में। और तहसीलदार क्या कार्यवाही शुरू करता है? अगर कहीं पर अटैक लग जाती है तो क्यों नहीं दाखिल खारिज होता है? आज इसी पर ही हम विस्तार से यानी कि चर्चा करेंगे। जो नियम मैंने अभी आपको बताया है कि मोटेशन के मामले में नामांतरण उपधारा 1 और धारा 33 और 34 के आधार पर ही आपकी भूमि का मोटेशन होगा। क्या कंडीशन है पहले ये आप जान ले, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ बिना नियम के आधार पर कुछ भी नहीं बताता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इसके अधीन रिपोर्ट तथ्य जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, यानी कि जैसे ही फाइल तहसीलदार के न्यायालय में जाएगी तो वो इस प्रकार की कार्रवाई शुरू करेगा आपका मोटेशन यानी कि आपका नाम उस खतौनी में दर्ज करने के लिए। क्या शुरू करेगा ये बात हर एक आदमी को नहीं पता होता है। नंबर 1, यदि मामला विवादित नहीं है। मान लीजिए आपने किसी भूमि की रजिस्ट्री की है और तहसीलदार को पता चल जाता है कि मामला कोई विवादित नहीं है, तो वह अधिकार अभिलेख खतौनी में संशोधित करने का निर्देश दे देगा। ठीक। नंबर 2, यदि मामला विवादित है तो विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख खतौनी में यदि आवश्यक हो तो संशोधित करने का निर्देश भी देगा। समझिए, जब आपकी मोटेशन होने के लिए, आपका नाम दाखिल खारिज में चढ़ने के लिए फाइल तहसीलदार के न्यायालय में पहुंचती है तो तहसीलदार इस बात की जांच करता है। नंबर 3, उपधारा 1 के अधीन तहसीलदार के आदेश से कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उप जिला अधिकारी से अपील कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि तहसीलदार ने कहा कि इस अपील यानी कि तहसीलदार ने कहा कि ये दाखिल खारिज नहीं हो सकता है क्योंकि मामला विवादित पाया गया है। तो ऐसे में जब तहसीलदार आदेश कर देता है तो आपको 30 दिन के भीतर उप जिला अधिकारी के न्यायालय में जाना होता है। ऐसा नहीं कि तहसीलदार ने आपका वो आदेश आपके खिलाफ कर दिया और आपने सीधा राजस्व न्यायालय परिषद के अंदर रिट डाल दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आपको उप जिला अधिकारी के न्यायालय में जाना होगा और मोटेशन यानी कि उसका 30 दिनों के भीतर और वहाँ पर जाने के बाद मोटेशन आवेदन पत्र के मामले में यानी कि आपको उप न्यायालय में जाना होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप कहीं भी राजस्व न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद यानी कि उप जिला अधिकारी के बाद यहाँ पर मोटेशन आवेदन पत्र क्या होता है, इसके ऊपर उच्च न्यायालय ने क्या कहा इलाहाबाद में कि मोटेशन आवेदन पत्र इस मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि यदि मोटेशन के लिए यानी कि आवेदन पत्र दाखिल किया गया था और यदि मोटेशन तहसीलदार के कार्यालय में न्यायालय में लंबित हो तो ऐसे मामले में आप हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। वो अहम जानकारी ये है दाखिल खारिज के मैटर में कि मोटेशन यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पहले आपको बताई देता हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के द्वारा एक अभी निर्धारित किया गया था यह कि
इस बात के लिए अभी निर्धारित किया गया था कि यदि म्यूटेशन का आवेदन पत्र दाखिल किया गया है तब तक यानी कि पोषणीय नहीं हो सकता जब तक के नामांतरण यानी कि नामांतरण करने वाला व्यक्ति अंतरित की गई भूमि पर उसका कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता। यानी अमरनाथ बनाम राजस्व परिषद 2019 के अंदर ये इस प्रकार का एक फैसला आया था। अब यहाँ पर आपको खोलकर बता दूं, मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई भूमि बेची है, बेचने के बाद उस भूमि को, और वो आपने देखा होगा रजिस्ट्री के अंदर ये लिखा होता कि आज तक मैं काबिज था, अब इसके बाद दूसरा व्यक्ति काबिज है जिस व्यक्ति ने भूमि ले ली है। लेकिन पता चलता है कि वो भूमि किसी और के कब्जे में है, उस पार्टी के कब्जे में भी नहीं है जो पार्टी उस भूमि को बेच रही है। यहाँ पर तहसीलदार धारा 33 और 35 के अधीन यही कार्य करता है कि जिस व्यक्ति ने उस भूमि को बेचा है क्या वो वास्तव में उस व्यक्ति के नाम यानी कि कब्जे में वो भूमि है या फिर उस भूमि के अंदर किसी और व्यक्ति का भी हक है और इसके लिए व्यक्ति ने उस भूमि को बेच लिया है, इस बात की जांच करता है। अगर यहाँ पर इस बात पाया जाता है कि उस भूमि के ऊपर उस व्यक्ति का कब्जा नहीं था जिस व्यक्ति ने उस भूमि को बेचा था, तो इस आधार पर भी आपका दाखिल खारिज बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भूमि लेने से पहले भूमि को अपने कब्जे में सेव कर लेना ही बेहतर होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।